इतना कह के वो अपनी तलवार उसकी गर्दन में घुसाने ही वाला था, तभी उस गली में डेकू आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे पंच करता है। उसे देखकर स्टेन पहचान जाता है कि डेकू वही बच्चा है जिसकी फोटो शिगाराकी ने उसे दिखाई थी। इजुको ईडा से कहता है कि उन्हें प्रोस के पास जाना चाहिए, पर ईडा उसे बताता है कि जब से उसने उसे कट किया है वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। अगर सिर्फ ईडा होता तो वो उसे उठा के लेकर चला जाता। बच्चे यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ये सुन के डेकू डर जाता है, लेकिन वो चुपके से अपनी लोकेशन को ग्रुप में सेंड कर देता है। जिसके बाद वो स्टेन के साथ लड़ने लगता है। वो उसके हमले को डॉज करता हुआ उसके पीछे जाता है और उसके सर पर पावरफुल पंच मारता है, लेकिन इस दौरान स्टेन ने उसे घायल कर दिया था और वो अपनी ब्लेड को चाट कर डेकू को भी पैरालाइज कर देता है। तुम उन लोगों में से हो जो हीरो बनने के लायक हैं, लेकिन ये नहीं। वो ईडा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर टोडो आ जाता है और फायर से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे स्टेन डॉज कर लेता है। इजुको अगली बार से थोड़ी और डिटेल देना। टोडो उसे अपने खून को छूने मत देना, वो लोगों के खून को चाट कर उन्हें पैरालाइज कर देता है। मुझे बस इससे डिस्टेंस मेंटेन करनी है। लेकिन तभी ब्लेड को थ्रो कर स्टेन उसे इंजर्ड कर देता है और फिर उसके पास आकर उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर टोडो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो उसके खून को चाटने ही वाला था, लेकिन टोडो अपनी फायर का यूज करके खुद को बचा लेता है। जिसके बाद फिर से वो उसके साथ लड़ने लगता है। शोटो उसके सामने एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देता है, पर स्टेन आसानी से अपनी तलवार से उसे काट देता है। और जब शोटो फायर का यूज करने जाता है, स्टेन अपनी ब्लेड्स को उसके हाथों में घुसा देता है। स्टेन शोटो के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी इजुको आकर उसे दूर फेंक देता है। मैं किसी वजह से मूव कर सकता हूँ। असल में डेकू के ब्लड टाइप की वजह से स्टेन का पैरालिसिस ज्यादा समय के लिए उसके ऊपर काम नहीं करता, इसलिए वो इतनी जल्दी मूव कर पा रहा था। जिसके बाद शोटो और डेकू मिलकर स्टेन से लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान डेकू फिर से इंजर्ड हो जाता है और स्टेन दोबारा उसे पैरालाइज कर देता है। इसके बाद वो अपनी पूरी स्पीड से टोडो की तरफ बढ़ता है और उसके फायर साइड को काटने ही वाला था, लेकिन तभी ईटा आकर उसे बचा लेता है। वो उसके ब्लेड को तोड़कर स्टेन को खींच के लात मारता है। इन सब की वजह से स्टेन का गुस्सा बढ़ता ही जाता है, लेकिन तभी टोडो अपनी फायर का यूज करके उसे वहीं पर रोक देता है। वहीं ईडा का इंजन काम नहीं कर रहा था, तो वो शोटो से कहता है कि वो उसके एग्जॉस्ट को छोड़कर उसके पैरों को जमा दे। तभी स्टेन बाहर आकर उसके ऊपर नाइफ फेंक देता है, पर ईडा टोडोरोकी को बचा लेता है। दूसरी तरफ इजुको फिर से मूव कर पा रहा था। टोडो ईडा के पैर को जमा देता है और ईडा और डेकू दोनों ही तेजी से जाकर स्टेन को पंच करते हैं। दूसरी तरफ एंडेवर ने जिस नोमो पर हमला किया था, वो उसके फायर को अब्सॉर्ब करके उसे रिलीज करता है। जिसके बाद वो अपने साइज को बड़ा करके एंडेवर के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी ग्रैन उस नोमो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसकी जीभ में छेद करने के बाद अपने अगले अटैक से उसे रोड पर पटक देता है, जिससे रोड भी टूट जाती है। कितने सालों बाद लड़ रहा हूँ मैं, कंट्रोल ही नहीं है कुछ। तू बुरा नहीं लड़ता ताऊ। तभी उनके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। ताऊ आपको जो मैं लोकेशन दे रहा हूँ, आप वहाँ जाओ। उस एक्सप्लोजन की जगह को मैं अकेला संभाल सकता हूँ। दूसरी तरफ इजुको ने जब उसे पंच किया था, थोड़ी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसके हाथों में दर्द होने लगता है। तभी स्टेन ईडा के ऊपर हमला करता है, जिसे डॉज करके ईडा उसे लात मारकर हवा में उछाल देता है। इस मौके का फायदा उठाकर टोडो अपनी बर्फ से उसे जमा देता है और उन दोनों को गिरने से भी बचा लेता है। और अब स्टेन बेहोश हो चुका है। दूसरी तरफ एंडेवर उन दोनों नोमोस के पास पहुंचता है, जहां आते ही वो एक हीरो को बचा लेता है। उसके पंच से नोमो का हाथ टूट जाता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे रिजेनरेट करने लगता है। तो वो उसके सर को इतनी बुरी तरह से जला देता है कि वो रिजेनरेट करने लायक बचता ही नहीं। और बाकी हीरोज से कहता है कि जिनके कोएक्स इनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो उस सैली में चले जाएं। एक नोमो हीरो को लेकर जा रहा था, तो एंडेवर फायर एरो से उसकी आंखों पर हमला करता है, जिससे वो हीरो छूट जाता है और एंडेवर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ इन सभी बालकों ने स्टेन के सारे वेपन हटाकर उसे बांध दिया था। तभी वहां पर ग्रैन आ जाता है और वो आते ही मिडोरिया को किक मारता है। मैंने तुमसे ट्रेन में बैठे रहने को कहा था, पर वो खुश है कि कम से कम वो सही सलामत है। इसके बाद ईडा उन सभी से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है, लेकिन तभी वो नोमो आकर इजुको को उठाकर वहां से ले जाने लगता है, जिस दौरान उसका खून एक हीरो के चेहरे पर गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई हीरो मूव करता, स्टेन अपनी छुपी हुई एक ब्लेड निकालता है और नोमो के खून को चाट कर उसे भी पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। वहीं स्टेन उसके पास जाकर उसे हरा देता है। ये सब कुछ सोसाइटी को बेटर करने के लिए है। लेकिन तभी वो बाकी के हीरोज को भी मारने जाने लगता है। आओ फेक हीरोज, मुझ पर हमला करो। मैं सिर्फ असली हीरो को मुझे मारने दूंगा, और वो है ऑल माइट। लेकिन उसके रिब्स टूटे हुए होने की वजह से वो खुद ही बेहोश हो जाता है। आगे वो तीनों हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर ग्रैन और मैनुअल के पीछे होसू सिटी का चीफ भी आता है। उसे देखकर ईडा और टोडो खड़े हो जाते हैं, पर जब इजुको खड़ा होने लगता है, कोई बात नहीं, तुम बैठे रहो भाऊ। इसके बाद केंजी हीरो किलर को पकड़ने के लिए उन सब का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद ओचाको के फोन करने पर डेकू उसे सारी चीजें बता रहा होता है। तभी वहाँ पर गनेट आ जाता है। अरे वाह, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है। लड़की से बात करना कितना अच्छा लग रहा था, वो मेरे कान के कितने पास थी। दूसरी तरफ ग्रैन ऑल माइट को फोन करता है। वो उससे कहता है कि थोड़ी देर में ही वो स्टेन को देखकर डर गया था।
उसका ऑरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिंबल ऑफ पीस का है। इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ने की वजह से उसके ओपिनियंस और आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और जो उसकी आइडियोलॉजी से अग्री करते हैं अब वो हर जगह अपेयर होने लगेंगे और तब लीग ऑफ विलन्स उन सभी को इकट्ठा करने लगेगा जिसने तुम्हारे पेट में वो छेद किया है और तुम्हारे मास्टर को मारा है। वो अभी भी जिंदा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ और वन फॉर ऑल की पूरी सच्चाई तुम्हें डेकू को बताना ही होगा। 2 दिन बाद हीरो किलर स्टेन के बारे में सारी जनता को पता लग जाता है और उसके इन्फ्लुएंस की वजह से दिन ब दिन नए नए विलन्स लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन करने लगे हैं। जो विलन्स बटे हुए थे अब वो एक होने लगे हैं। कुछ दिनों बाद ईडा और टोडोरोकी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वहीं पुलिस ने मीडिया को ऑफिशियल रिपोर्ट ये दी है कि स्टेन सभी स्टूडेंट्स और हीरोज को मार रहा था। तब एंडेवर ने अकेले आकर सब कुछ संभाल लिया। कुछ दिनों बाद सभी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है और अब वो वापस से यूए हाई पहुंचते हैं जहां बाकुगो के बालों को अभी तक शरीफों जैसे रहने की आदत हो गई है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तुम हंसना बंद करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता है उसके बाल फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। आगे ऑल माइट उन सभी की हीरो बेसिक ट्रेनिंग शुरू करने वाला था जिसमें वो लोग रेस्क्यू ट्रेनिंग करेंगे। इस ट्रेनिंग के लिए एक पूरी जगह को बनाया गया है। इसमें उन सभी को ऑल माइट को सेव करने की कोशिश करनी है और जो सबसे पहले उस तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। 5 स्टूडेंट्स का पहला ग्रुप रेस्क्यू मिशन को शुरू कर देता है जिसमें अपने टेप की मदद से सेरो सबसे आगे चल रहा था। लेकिन तभी इज़ुकु अपनी पावर्स को यूज करते हुए आगे बढ़ने लगता है और सभी को पीछे छोड़ देता है। उसे देखकर सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि वो बाकुगो के मूव्स को कॉपी कर रहा है। लेकिन तभी एक जगह उसका पैर फिसल जाता है और सेरो इस रेस का विनर बनता है। ऑल माइट उन सभी की तारीफ करता है जिसके बाद वो डेकू को अपने ऑफिस में बुलाता है जहां ऑल माइट उसे बताता है कि वन फॉर ऑल का जन्म कैसे हुआ। जब दुनिया में चारों तरफ अलग अलग क्वर्क्स आ रहे थे, एक ऐसे आदमी का जन्म हुआ जो ऑल फॉर वन नाम से जाना गया। वो लोगों को मैनिपुलेट करता गया ताकि वो पूरे जापान पर कब्जा कर सके। वो अपने क्वर्क से किसी के भी क्वर्क को ले सकता था जिसे वो चाहे तो खुद यूज कर सकता है या तो किसी और को दे सकता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे सभी विलन्स का लीडर बन गया। वो सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों में ही क्वर्क को ट्रांसफर करता था लेकिन सभी की बॉडीज इसे हैंडल नहीं कर पाती थी और वो जिंदा टॉल बनकर रह जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नोमूज हैं। ऑल फॉर वन का एक छोटा भाई भी था जो बिना क्वर्क के पैदा हुआ था और बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन उसमें न्याय की भावना बहुत ज्यादा थी तो वो अपने भाई को हर वक्त समझाने की कोशिश करता रहता। तभी ऑल फॉर वन ने उसे एक क्वर्क दिया जो कि पावर्स को इकट्ठा कर सकती है। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि उसके भाई के पास एक छुपा हुआ क्वर्क था जिसकी मदद से वो अपने क्वर्क को ट्रांसफर कर सकता है। और जब ये दोनों पावर्स मिक्स हुई वन फॉर ऑल पैदा हुआ। ऑल फॉर वन हमेशा जिंदा रहना चाहता था तो उसने खुद के लिए किसी से अमर रहने की क्वर्क छीन ली और उसके छोटे भाई ने डिसाइड किया कि वो अपने पावर्स को अपने सक्सेसर को ट्रांसफर करेगा। उस समय के बाद से ही सभी वन फॉर ऑल यूजर्स अपनी पावर को ट्रांसफर करते रहे। उसके छोटे भाई को उम्मीद थी कि एक दिन उनमें इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो अपने बड़े भाई को रोक पाएगा और जिसने ऑल फॉर वन को हराया था वो ऑल माइट है। पर अब उन्हें पता चल रहा है कि वो अभी भी जिंदा है और उसी ने लीग ऑफ विलन्स की शुरुआत की है। एक दिन तुम्हें उस इविल से लड़ना होगा और दुनिया को बचाना होगा। इसके लिए इज़ुकु पूरी तरह से तैयार था। ऑल माइट उसे एक और चीज बताना चाहता था कि जब उसका ऑल फॉर वन से सामना होगा तब तक शायद वो जिंदा ना रहे, लेकिन इज़ुकु से ये कहने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। आगे उन सभी के एग्जाम में सिर्फ एक हफ्ता ही बचा था और क्योंकि मिड टर्म में मोमो के मार्क्स सबसे ज्यादा आए थे वो सभी की मदद करने के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाती है। क्लास बी की कैंडो उन्हें बताती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में उन्हें फिर से रोबोट से लड़ना होगा। एक हफ्ता बीत जाता है और उनके रिटन एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं जो कि 3 दिन तक चलते हैं और अब उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का टाइम था। हम 1v1 बैटल्स पर फोकस करना चाहते थे इसलिए हमने एग्जाम रूल को चेंज कर दिया है। स्टूडेंट्स को उनके क्वर्क के हिसाब से पेयर किया गया है। वो साथ में मिलकर अपने एक टीचर से लड़ेंगे और उन्हें 30 मिनट के अंदर उन्हें ये हथकड़ी पहनानी होगी या फिर वो एग्जिट गेट से बाहर जा सकते हैं, तब भी वो एग्जाम को पास कर जाएंगे। ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स का मुकाबला बराबरी का हो, टीचर्स अपने हाथ और पैरों में एक्स्ट्रा वेट पहन लेते हैं जो कि उनके बॉडी वेट का आधा वजन होता है। किरिशिमा और साडुकी है जो कि सिमेंटोस से लड़ेंगे। जब मैच शुरू होने वाला था कुछ स्टूडेंट्स अपनी प्लानिंग के लिए चले जाते हैं, पर क्योंकि बाकुगो उसके साथ कुछ प्लान नहीं करना चाहता था वो कंट्रोल रूम में मैच को देखने जाता है और वहाँ पर वो चाकू भी आ जाती है क्योंकि उसका पार्टनर मंदबुद्धि अयोमा है। दूसरी तरफ मैच शुरू हो जाता है। वो दोनों एग्जिट गेट की तरफ जाने लगते हैं लेकिन सिमेंटोस उनके सामने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है। वो दोनों मिलकर दीवारों को तोड़ने लगते हैं लेकिन सिमेंटोस जानबूझकर उनका टाइम बर्बाद कर रहा था क्योंकि उनके क्वर्क्स ऐसे हैं कि वो ज्यादा देर तक उसे मेंटेन नहीं कर सकते और थकावट की वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। सू और टोकोयामी की फाइट एक्टोप्लाज्म से है। वो दोनों साथ में अपनी पावर्स को यूज करने लगते हैं लेकिन एक्टोप्लाज्म एक साथ 30 क्लोन्स को बनाकर उनसे लड़ने लगता है। सू और टोकोयामी का टीम वर्क काफी अच्छा था जिसकी वजह से वो उसके क्लोन से आसानी से लड़ पा रहे थे, लेकिन तभी एक्टोप्लाज्म एक बड़ा सा क्लोन बना देता है जो कि उनके ऊपर हमला करता है। इसे वो दोनों डॉज नहीं कर पाते और उसकी बॉडी में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन तभी टोकोयामी अपनी डार्क शैडो को निकालकर उससे लड़ने
लगता है। और जब एक्टोप्लाज्म का ध्यान बटा हुआ था, सू अपने पेट से हथकड़ी को बाहर निकालती है, जिसे डार्क शैडो पकड़कर उसके ऊपर हमला करने जाता है और उसे हथकड़ी पहना देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एग्जाम में पास हो जाते हैं। ओजिरो और ईडा की फाइट द लोडर से है, जो कि जमीन के अंदर से कभी भी हमला कर सकता था। तो ईडा अपने बूस्टर्स की मदद से ओजिरो को तेजी से स्पिन करता है और उसे इतनी जोर से फेंकता है कि वो उड़ता हुआ सीधा एग्जिट गेट से बाहर चला जाता है। चौथी फाइट में टोडोरोकी और मोमो आइजावा से लड़ने वाले थे। टोडो मोमो से कहता है कि वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाते रहे ताकि जब आइजावा उनके पास हो उन्हें पता लग जाए। जब मैं उन्हें देखूंगा मैं उनका ध्यान अपनी तरफ भटकाऊंगा, इसका फायदा उठाकर तुम गेट के बाहर चली जाना। तभी वहां पर आइजावा आकर टोडोरोकी के कोर को डिसेबल कर देता है और अपने टेप्स की मदद से उसे टांग देता है, और ताकि वो अपनी कोर्क्स का यूज करके नीचे न उतर आए, वो सड़क पर निंजा हथौड़ी वाली कीलें गिरा देता है। तभी मोमो अपनी बनाई हुई चीजों को आइजावा के ऊपर फेंकती है, जिसमें से एक फ्लैश बैंग था। इसकी वजह से आइजावा कुछ भी देख नहीं पाता और टोडोरोकी उसकी पकड़ से बच जाता है। वो अपनी आइस पावर्स का यूज करके वहाँ एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से आइजावा उन्हें नहीं देख पाता। तो मोमो अपनी पावर्स का यूज करके कुछ मटेरियल्स को मिक्स करके आइजावा जैसी टेप्स बनाती है, जो आग के संपर्क में आने पर बिल्कुल मेटल जैसी बन जाती है। वो दोनों आइजावा के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। आइजावा जब अपनी टेप से उन्हें पकड़ने जाता है, उसे पता लगता है कि वो सब बस पुतले थे, जिसके बाद मोमो अपनी कैटपोल्ट का यूज करके उसके ऊपर सभी रिबन्स को फेंक देती है और टोडो अपनी हीट का यूज करके उसे पूरी तरह से बांध देता है, जिसके बाद वो उसे हथकड़ी पहनाकर एग्जाम को पास कर जाते हैं। आगे आयोमा और ओचाको को 13 के साथ लड़ना था, वो दोनों भी 13 को हथकड़ी पहनाकर इस एग्जाम को पास कर जाते हैं। वहीं डेंकी और मीना का सामना उस स्कूल के प्रिंसिपल से होना था, जो कि तुसा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा समझदार है। वो एक क्रेन का यूज करके बिल्डिंग्स और बाकी सारी चीजों को तोड़ता जाता है, जिससे वो दोनों बड़ी मुश्किल से बच पा रहे थे। ऐसा करते करते 30 मिनट बीत जाते हैं और वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। 7th फाइट में जीरो और कोजी माइक से लड़ने वाले हैं। माइक बिल्कुल गेट के सामने ही खड़ा था और वो साउंड वेव्स का यूज करके उनके ऊपर हमला करता है। तो कोजी आसपास के कीड़ों को कंट्रोल करने लगता है और उन्हें माइक के ऊपर चढ़ाने लगता है। उसकी वजह से वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बेहोशी हो जाता है और वो दोनों एग्जिट गेट से बाहर चले जाते हैं। वहीं शोजू और टोरू गन स्लिंगर से लड़ने वाले हैं। वो दोनों उससे छुपने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने होमिंग कोर की मदद से उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है और जिस पिलर के पीछे वो छुपे थे उसे ही तोड़ देता है। वहीं टोरू ने अपने बचे खुचे कपड़े भी उतार दिए थे और अब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुकी है। तो शोजू वहां से बाहर आ जाता है और गन स्लिंगर के ध्यान अपनी तरफ खींचता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो उसे हथकड़ी पहना देती है। तभी गन स्लिंगर का हाथ किसी चीज से टच होता है। ये बाउंस कैसे किया? इसकी वजह से टोरू उस पर भड़क जाती है और वो बेचारा समझाने लगता है कि ये गलती से हुआ था। सैरो और मीनाटा मिडनाइट से लड़ने वाले थे, जो अपनी स्मेल से किसी को भी सुला सकती है। सैरो मीनाटा को दूर फेंक देता है ताकि वो उसकी स्मेल से सो न जाए, लेकिन इस दौरान मिडनाइट उसे ही सुला देती है। इसके बाद मिडनाइट मीनाटा को ढूंढने लगती है और जैसे ही वो उसे मिलता है उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगती है। मीनाटा भागता रहता है ताकि मिडनाइट गेट से दूर हो सके और जब वो काफी दूर आ जाते हैं वो अपनी बॉल्स को उसकी विप से चिपका देता है, जिसकी वजह से मिडनाइट वहां से हिल भी नहीं पाती और वो मीनाटा को लेकर एग्जाम को पास कर जाता है। और अब फाइनली मेन फाइट की बारी थी। डेकू और बाकुगो का सामना ऑल माइट से होने वाला है। डेकू बाकुगो के साथ प्लान को डिस्कस करना चाहता है, लेकिन वो किसी भी प्लान पर काम नहीं करना चाहता और डेकू को मारकर पीछे कर देता है। जब वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे तभी उनके ऊपर ऑल माइट हमला करता है, जिसके पंच की वजह से वो दोनों उड़ते हुए पीछे जाते हैं। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ एक पूरा ब्लॉक खत्म हो जाता है, जिसके बाद ऑल माइट उनके पास आता है और अब उन्हें डर लग रहा था। वो उसके पैर को नीचे रखने का प्रेशर भी फील कर पा रहे थे और ऑल माइट उनसे कहता है, भूल जाओ कि ये कोई एग्जाम है, मैं विलन हूँ, तुम्हें मुझे रोकने के लिए पूरी ताकत से हमला करना होगा। बाकुगो हम इससे नहीं लड़ सकते, चलो यहाँ से। लेकिन बाकुगो नहीं भागता और सबसे पहले ऑल माइट पर स्टन ग्रेनेड से हमला करता है, जिससे बचने के लिए वो अपनी आंखों को छुपा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके मुंह को पकड़ लेते हैं। पर बाकुगो खुद को छुड़ाने की जगह लगातार उसके मुंह पर ही हमला करता जाता है, पर इससे ऑल माइट का कुछ नहीं बिगड़ता और वो उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो अगले ही पल इजुको के पास पहुंच जाता है। क्या तुम अपनी टीममेट को छोड़कर भाग रहे हो? तभी इजुको अपनी पावर्स का यूज करके वहां से भागने लगता है, पर तभी वो बाकुगो से टकरा जाता है। जहां एक वहां से भागना चाहता था, दूसरा ऑल माइट से लड़ना चाहता है। इजुको उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो एक नहीं सुनता। तभी ऑल माइट एक लोहे की ग्रिल को लाकर डेकू को जमीन पर दबा देता है और अगले ही पल में बाकुगो को पंच मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन बाकुगो अभी भी हार नहीं मानता और वो ऑल माइट से लड़ने जाता है। डेकू की मदद से जीतने की जगह मैं हारना पसंद करूंगा। तभी इजुको अपनी पावर्स का यूज करके बाकुगो को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो बाकुगो को उठाकर वहां से भागने लगता है। वहां बाकुगो एग्जाम को पास करने का एक प्लान बनाता है। वहां से सबसे पहले बाकुगो बाहर आता है और पीछे से ऑल माइट पर हमला करता है और जब ऑल माइट का ध्यान बाकुगो पर था, डेकू बाकुगो के ग्लव्स का यूज करके ऑल माइट के ऊपर हमला कर देता है, जिसके फोर्स की वजह से वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। इसके बाद वो दोनों ही एग्जिट गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन चीजें उनके प्लान
के हिसाब से नहीं जाती। ऑल माइट वहाँ पर पहुंचकर पहले बाकुगो के गॉन्टलेट को डिस्ट्रॉय करता है, उसके बाद इजुको के। आगे वो बाकुगो पर हमला करके उसे सीधा बिल्डिंग में घुसा देता है। बिना समय गवाए बाकुगो फिर से उसके ऊपर हमला करने आता है, पर ऑल माइट उसे अपने पैरों के नीचे दबा देता है। तभी बाकुगो उसके ऊपर हमला करता है और डेको को उठाकर एग्जिट गेट की तरफ फेंक देता है। मुझे ये पसंद नहीं है, पर हमें जीतने के लिए ये करना ही होगा। जाओ और मरो। लेकिन जब इजुको हवा में ही था तभी ऑल माइट उस तक पहुंच जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है। तभी बाकुगो अपने सबसे ताकतवर हमले से ऑल माइट पर अटैक करता है, लेकिन ये भी ऑल माइट का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और ऑल माइट उसका सर जमीन पर दे मारता है। तभी डेको अपनी पावर्स का यूज करते हुए ऑल माइट के चेहरे पर पंच करता है और वो बाकुगो को उठाकर वहां से भागने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों एग्जाम में पास हो जाते हैं। दूसरी तरफ लीग ऑफ विलन्स के हाइड आउट में कुछ विलन्स आए हैं जो कि उन्हें ज्वाइन करना चाहते थे। मुझे तुम कबाड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। पर कुरुगिरी उससे कहता है कि वो इतनी दूर से आए हैं तो उन्हें उसकी बातें सुन लेनी चाहिए। उस छोकरी का नाम टोगा है जो लिटरली भाई सन की है, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे ये। और दूसरा है डाबी जो हीरो किलर स्टेन के काम को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका नाम सुन के शिगाराकी को गुस्सा आ जाता है और वो तीनों ही आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर कुरुगिरी अपने वॉर्प का यूज करके बीच में सबको रोक देता है। अगर हम हमारे गोल को सच करना चाहते हैं तो हमें अपने नंबर्स को बढ़ाना ही होगा। शिगाराकी, स्टेन की आइडियोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज करो। दूसरी तरफ स्कूल में आइजावा सभी को बताता है कि वो सब एक साथ कैंप पर जाने वाले हैं, तो जाने से पहले वो शॉपिंग करने मॉल जाते हैं, जहाँ क्योंकि सबको अलग अलग चीजें चाहिए थी वो वहाँ से चले जाते हैं। और उराका और डेकू साथ में खड़े थे। तुम क्या लेने आई हो? बग स्प्रे। तभी उसे याद आता है, क्या तुम डेकू को पसंद करती हो? मुझे कीड़े बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम मुझे कीड़ा बुला रही हो? वहीं उस मॉल में शिगाराकी भी आया हुआ था। तभी वो डेकू के पास पहुंच जाता है। कैसे हो तुम? क्या तुमने मुझे पहचाना? अरे हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो हम उस दिन से नहीं मिले ना। मेरे साथ एक कप कॉफी पीना चाहोगे? शोर मचाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा पूरा शरीर राख बन जाएगा। जिसके बाद वो डेकू को बताता है कि वो हीरो किलर से नफरत करता है। मैंने यूए पर हमला किया, उस सिटी में नोमूस भेजे, लेकिन सब लोग उसे भूल गए हैं। उन्हें बस हीरो किलर स्टेन याद है। तुम्हें क्या लगता है इसकी क्या वजह होगी? स्टेन जिस तरीके से जो कर रहा था वो गलत था, पर वो असल में दुनिया को बेहतर करना चाहता था। तभी डेकू जब शिगाराकी की तरफ देखता है वो उसका चेहरा देखकर डर जाता है। मैं अब सारी चीजें समझ पा रहा हूँ, मुझे कुछ अलग नहीं करना है। ये सब कुछ ऑल माइट की वजह से है। मैं खुश हूँ कि हमें बात करने का मौका मिला। मैं स्टेन के आइडियाज को उसी के खिलाफ यूज करूंगा। तभी वहाँ पर उचाको पहुंच जाती है और डेकू के चेहरे को देखकर डर जाती है। उचाको यहाँ मत आना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी शिगाराकी उसकी गर्दन छोड़ देता है और उसे वार्न करता है कि अगर वो उसके पीछे आया तो उसका नतीजा मासूमों को भुगतना पड़ेगा। इसके बाद शिगाराकी वहाँ से चला जाता है और उचाको इस इंसिडेंट को पुलिस को बताती है, जिसकी वजह से टेम्पररी मॉल को क्लोज कर दिया जाता है। हीरोज और पुलिस दोनों ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन वो शिगाराकी को दोबारा नहीं ढूंढ पाते। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, जहाँ सुकाची उसके थोड़े सवाल जवाब करता है जो लीग ऑफ विलन्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। बाहर जाने के बाद वो ऑल माइट और डेकू की मॉम से मिलते हैं, जिसके बाद डेकू को पुलिस ऑफिसर की निगरानी में वापस घर भेजा जाता है। दूसरी तरफ हम एक अजीब सी फैसिलिटी को देखते हैं जहाँ नोमूस को बनाया जाता है और वहाँ शिगाराकी का मास्टर भी बैठा हुआ था जो पीछे से सारी चीजों को चला रहा है ताकि शिगाराकी उसका सक्सेसर बन सके। और ये बंदा है ऑल फॉर वन। पहला सेमेस्टर खत्म होने के बाद क्लास की सारी लड़कियां स्विमिंग पूल में जाने का डिसाइड करती हैं और उनकी ये बात को मिनेटा सुन जाता है, तो वो डैंकी के साथ मिलकर इजुको को भी अपने साथ इनवाइट करता है। पर वहाँ जाकर वो सारे लड़के डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि लड़कियों ने बिकिनी नहीं पहनी थी। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने क्वर्क का यूज करके रेस करने लगते हैं, जहाँ रेस तो सबसे पहले तैर के कौन आगे जाता है इस पे होनी थी, पर कोई भी तैरता ही नहीं, सिर्फ गिने चुने कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स में लड़ाई छिड़ जाती है। जिसके बाद फाइनल मैच के लिए शोटो, टोडो और इजुको तैयार हो जाते हैं, पर जैसे ही वो अपनी पावर्स का यूज करने वाले थे वो सीधा पानी में गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आइजावा आ चुका था। उनके पूल में खेलने का समय खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो अगले दिन ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लास 1 के साथ क्लास बी भी जा रही है ताकि वो समर कैंप में अपने क्वर्क्स को ट्रेन कर सके। वहाँ उचाको उसके कुछ ज्यादा ही पास आकर बात कर रही थी, जिसकी वजह से वो शर्मा जाता है और जब उसे पता लगता है कि वो इतनी पास है वो 2 कोस दूर चली जाती है और वहाँ पर भागना करने लगती है। जिसके बाद वो सभी बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ वो लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे थे। इसके बाद जब बस रुकती है वो प्रोफेशनल हीरो से मिलते हैं जिनका नाम वाइल्ड किटी कैट्स है, और वो किटी नहीं कोई और वर्ड है, उससे मिलता जुलता। हीरो मैंडले सभी स्टूडेंट्स को कैंप दिखाती है जहाँ पर उन सभी को पहुंचना है। जो भी लेट होगा उसे लंच नहीं मिलेगा। ये सुन के सभी लोग वापस बस में भागने लगते हैं, लेकिन तभी पिक्स बॉब अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी को वहाँ से नीचे गिरा देती है। फॉरेस्ट के मैजिकल बीस्ट से बचते हुए तुम्हारे पास कैंप में पहुँचने के 3 घंटे हैं, जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। वहीं बेचारे मिनेटा को कब से सुसु आ रखी थी और जब वो झाड़ियों में करने जाता है वो झाड़ी नहीं असल में एक मैजिकल बीस्ट होता है। कोजी अपनी पावर से उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता, तो
इजुको को जाकर उसे बचाना पड़ता है और वो देखता है कि वो कोई मैजिकल बीस्ट नहीं बल्कि पिक्सी बॉब के क्वर्क से बनाए हुए हैं। टोडो अपनी पावर से उसे जमा देता है, जिसके बाद ईडा और बाकुगो उसके एक एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लास्ट में इजुको उसे पंच कर उसकी बॉडी को भी खत्म कर देता है। पर इस दौरान बेचारे मिनेटा की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ और बीस्ट आ रहे हैं। शोजी और जीरो अपनी पावर्स का यूज करके पता लगाते हैं कि टोटल 7 और मॉन्स्टर्स हैं, जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स मिलकर एक एक बीस्ट को हराने लगते हैं। लेकिन जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो कैंप में 5:30 बजे पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि उन सभी की हालत काफी बुरी हो रखी थी। पर पिक्सी बॉब कहती है कि जितना उन्होंने सोचा था उससे जल्दी वो आ गए, खासकर वो 4। मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद वो उनके ऊपर थूकने लगती है। आइजावा मंडला से पूछता है कि क्या वो हमेशा ही ऐसा करती रहती है। हाँ, वो करती रहती है, वो डेस्परेट है ना उम्र की वजह से। क्या उम्र? ये सुन के पिक्सी बॉब भड़क जाती है। तुम किसकी उम्र की बात कर रहे हो? जिसके बाद वो उसे काटो से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो उनके कजन का बेटा है। तो इजुको उससे हाथ मिलाने चाहता है, पर काटो उसकी टांगों को बीच में मुक्का मारता है। गुड बाय, गया। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो हीरो बनना चाहते हैं। ये बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। क्या कहा तुमने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद रात को सभी डिनर करने के बाद नहाने जाते हैं, जहाँ मिनेटा का कुछ और ही प्लान था, क्योंकि इस दीवार के पीछे कुड़ियां नहा रही थी। ईडा उसे रोकने की कोशिश करता है। दीवारों को चढ़ने के लिए ही बनाया गया है, बस एक बार मुझे दिख जाए। लेकिन तभी वहाँ पर काटो आ जाता है। तुम जैसे लोग हीरोज बनना चाहते हैं, और वो उससे नीचे धक्का दे देता है। तभी लड़कियां उसका शुक्रिया अदा करती हैं, पर जब वो उन्हें मुड़कर देखता है वो भी उसके साथ नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से इजुको को उसे बचाना पड़ता है। इजुको उसे मैंडला के पास पहुंचा देता है, जहां पर पिक्सी बॉब आकर उसे बताती है कि काटो के पेरेंट्स हीरोज थे जो ड्यूटी के वक्त मारे गए, और वो कैंप में इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास जाने की कोई और जगह नहीं है। अगले दिन आइजावा सभी को इकट्ठा करता है। आज हम तुम सभी के क्वर्क्स को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। उससे पहले बाकुगो, इस बॉल को फिर से थ्रो करो। देखते हैं 3 महीनों में तुम कितने इंप्रूव हुए हो। लेकिन जब बाकुगो उस बॉल को थ्रो करता है वो सिर्फ 709 मीटर दूर जाती है, जबकि पिछली बार वो 705 गई थी। यानी पिछले 3 महीनों में उसकी क्वर्क ना के बराबर ही इंप्रूव हुई है। दूसरी तरफ लीग ऑफ विलेंस काफी शांत बैठे हैं, पर शिगाराकी ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग विलेंस को इकट्ठा किया है और अब वो अपने अगले प्लान की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्लास बी की भी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने अपने क्वर्क को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में वहाँ क्लास बी भी पहुंच जाती है और उन दोनों क्लासेस की ट्रेनिंग में मदद करने के लिए वाइल्ड कैट्स भी पहुंच जाते हैं। रैगडॉल अपनी पावर से 100 लोगों को एक साथ देख सकती है और साथ ही उनकी वीकनेसेस के बारे में भी पता लगा सकती है। पिक्सी बॉब अर्थ को कंट्रोल कर सकती है। मैंडले अपनी टेलीपैथी से कई लोगों को एक साथ एडवाइस दे सकती है, और आखिरी में टाइगर का काम लात घुसे चलाना है। तो वो डेकू को ट्रेन करना शुरू कर देता है। उनकी ट्रेनिंग चलते चलते शाम हो जाती है, जहाँ उन्हें पता लगता है कि अब उन्हें खाना भी खुद ही बनाना होगा। वो सभी लोग खाना बनाकर रात को खाने लगते हैं। तभी डेकू नोटिस करता है कि काटो वहाँ से जा रहा था, तो वो उसे जाकर खाना देता है, लेकिन काटो उससे किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ लीग ऑफ विलेंस कैंप के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुए थे उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चल रही है। वहीं रात को सभी की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनका करेज टेस्ट होना था, जो सुन के एक्स्ट्रा क्लास वाले खुश हो जाते हैं। पर आइजावा उन्हें बताता है कि वो सब टेस्ट देने नहीं जा रहे, वो सब लोग उसके साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। इस टेस्ट में बारी बारी से एक क्लास दूसरी क्लास को डराएगी। सबसे पहले डराने की बारी क्लास बी की है, और क्लास ए हर 3 मिनट पर एक एक पेयर में निकलेगी। रास्ते के बीच में कहीं पर उनके नाम का टैग होगा जो उन्हें वापस लाना है, जिसके बाद ड्रॉ निकाल कर सभी लोगों की पेयर बन जाती है। पर क्योंकि वहाँ सिर्फ 15 स्टूडेंट्स थे तो बेचारा मिडोरिया अकेला हो जाता है। ओए, मेरे साथ टीम को बदल। वहीं मिनेटा भी मोमो को देखकर आयुमा को अपने साथ स्विच करने को कहता है, जिसके बाद उनका टेस्ट शुरू हो जाता है, जहां बाकू और टोडो बड़े ही अजीब तरीके से डरते हैं। इसके बाद वो अगली पेयर के आने का इंतजार कर ही रहे थे, तभी वहां पर किसी तरह का धुआं आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग बेहोश होने लगते हैं। तभी केंडो अपनी नाक बंद कर लेती है और यूई को भी पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम डाबी और एक और विलन को देखते हैं। तभी स्टूडेंट्स के पास स्पिनर और मैग्ने आ जाते हैं, जिन्होंने पिक्सी बॉब को घायल कर दिया है। इसके बाद हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहां आइजावा और व्लाद मिलकर एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स की पढ़ाई करवा रहे थे। तभी मैंडले आइजावा को बताती है कि उनके ऊपर हमला हो गया है। आइजावा ये सुनते ही उनकी मदद करने के लिए वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है डाबी उसके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ मैंडले और टाइगर उन दोनों विलन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो ईडा को लीडर बनाकर कहती है कि वो उन सभी को सेफ्टी पर ले जाए। लेकिन तभी इजुको को याद आता है कि कोटा अभी भी अकेला ही है, और वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ
तेत्सु शिवजाकी को लेकर जा रहा था और वो मोमो के बनाए हुए मास्क को केंडो को भी दे देता है। दूसरी तरफ कोटा के पास एक विलन आ जाता है। उसे देखकर कोटा डर कर भागने लगता है। तभी वो विलन उसके सामने आकर उसके ऊपर हमला करने जाता है। उसे देखकर कोटा को अपने पेरेंट्स की मौत की न्यूज याद आती है और वो पहचान जाता है कि इसी विलन ने उसके पेरेंट्स की जान ली थी। मस्कुलर उसे मारने ही वाला था, पर तभी इज़ुको आकर उसे बचा लेता है। पर इस दौरान उसका फोन टूट जाता है तो वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी मस्कुलर से उसे खुद ही लड़ना होगा। फिक्र मत करो कोटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ बाकुगो और टोडोरोकी एक क्लास बी के लड़के को लेकर जा रहे थे। तभी उनके सामने कोई दिखता है जो कि एक स्टूडेंट को खा रहा था। तुम्हारा नाम मिडोरिया है ना? शिकार चलकर शिकारी के पास आया है। और वो उसके ऊपर हमला करने जाता है। उसके पंच को डेको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर इससे उसका हाथ ही टूट जाता है। अरे हाँ, क्या तुम जानते हो बाकुगो नाम का लड़का कहाँ है? तुम दूर भाग रहे हो मुझसे, क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते? जिसके बाद मस्कुलर उसकी पिटाई करने लगता है, जिससे डेको का खून बहने लगता है। तुमने तो कहा था कि तुम उसे बचा लोगे। इज़ुको तभी उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंच से मस्कुलर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो अपने मसल फाइबर्स को बढ़ा या कम करके अपनी स्पीड और ताकत दोनों ही इंक्रीज कर सकता है। तुम मेरे बस सस्ते कॉपी हो। जिसके बाद वो उसे हंसता हुआ मारने लगता है, लेकिन तभी कोटा उसके सर पर पत्थर दे मारता है। वाटर हाउस, क्या मेरे पेरेंट्स को मारते हुए तुमने ऐसे ही तड़पाया था? अरे वाह, मेरी किस्मत तो देखो, पूरे खानदान को खत्म करने का मौका मिला है। वो उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी डेको पीछे से आ जाता है और वो वन फॉर ऑल का 100% पे यूज करता हुआ उसे खतरनाक पंच मारता है, जिससे आसपास तबाही मच जाती है और कोटा भी उड़ता हुआ नीचे जाने लगता है। लेकिन तभी डेको आकर अपने मुंह से उसे बचा लेता है। चलो हम कैंप में वापस चलें। लेकिन तभी वो देखता है कि मस्कुलर ने अपने फाइबर्स का यूज करके खुद को बचा लिया था। ये पंच तो ऑलमाइट जितना स्ट्रॉन्ग था, ये कैसे मुमकिन है? अब खेलने का समय खत्म हो चुका है बच्चे। जिसके बाद मस्कुलर फिर से पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने लगता है। डेको किसी तरह उसके हमले को डॉज कर रहा था। अगर हम कैंप में वापस जाते हैं तो मिस्टर आइजावा इसे रोक सकते हैं। कोटा, जब मैं उसके ऊपर हमला करूं, अपनी पूरी तेजी से कैंप की तरफ भागना। आगे मस्कुलर जब उसके ऊपर हमला करता है, डेको भी अपने पंच से उसे रोकने लगता है, लेकिन मस्कुलर अपनी ताकत से उसे जमीन पर दबा रहा था। वो उसे कुचलने ही वाला था। तभी कोटा अपने क्वर्क से उसका ध्यान भटका देता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेको 1,000,000% पर वन फॉर ऑल का यूज करता है। इस पंच की वजह से मस्कुलर उड़ता हुआ पीछे चट्टान से टकराता है और डेको ने उसे हरा दिया था। तुम तो मुझे जानते भी नहीं, फिर तुमने इतना कुछ क्यों किया? और अब वो डेको को अपने हीरो की तरह देख रहा था। दूसरी तरफ हम आइजावा को देखते हैं, जिस पर डाबी ने हमला किया था, पर वो उसके हमले से बच जाते हैं और उसके क्वर्क को डिसेबल करके उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर ईडा कुछ स्टूडेंट्स के साथ पहुंच जाता है और जब आइजावा का ध्यान बटा हुआ था, डाबी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी गिरने लगती है और हमें पता चलता है कि वो असल में डाबी नहीं था, बल्कि ट्वाइस के द्वारा बनाया हुआ क्लोन था। आइजावा स्टूडेंट्स को वहीं रहने को कहते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में डेको आइजावा के पास पहुंच जाता है। क्या तुम बिना परमिशन के फिर से लड़े? तुम्हें याद है ना, अभी तुम्हारे पास हीरोइक अप्रेंटिस लाइसेंस नहीं है, पर अभी हमें सब लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। तुम मेंडले के पास जाओ। दूसरी तरफ स्पिनर मेंडले के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ पर डेको पहुंच जाता है और उसके वेपन को तोड़ देता है। मिस मेंडले, कोटा बिल्कुल ठीक है और ये मैसेज आइजावा का है। क्लास 1 और बी के स्टूडेंट्स को लड़ने की परमिशन दी जाती है। मेंडले इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देती है। इज़ुको की हालत देखकर मेंडले उसे वापस कैंप जाने को कहती है। क्या आप एक और मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकती हैं? इन सभी विलन्स का टारगेट बाकुगो है। थोड़ी देर पहले जो मैंने भूकंप महसूस किया, हमारे ग्रुप में सिर्फ 2 ही मेंबर ऐसे लड़ सकते हैं, तो क्या वो पहाड़ जैसा आदमी ताकत में हार गया? वो भी इस छोटे बच्चे से। इसे मरना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने जाता है, स्पिनर उसे रोक देता है। उस बच्चे को स्टेन बचाना चाहता था, यानी वो हीरो कहलाने के लायक है। वो ये सब कह ही रहा था, तभी मेंडले उसके ऊपर हमला कर देती है और सभी स्टूडेंट्स को बता देती है कि विलन्स का टारगेट बाकुगो नाम का स्टूडेंट है और उसे लड़ाई से दूर रहना चाहिए। वहीं बाकुगो ऑलरेडी मूनफिश के ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी वो अपने दांतों को ब्लेड की तरह बाहर निकालकर उस पर अटैक कर देता है, पर टोडो आइस का यूज करके उसे बचा लेता है। बाकुगो चाहकर भी अपने क्वर्क का यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पूरे जंगल में आग लग सकती है और वो सब के सब मारे जाएंगे। उस पॉइजनस गैस की वजह से वो पीछे भी नहीं भाग सकते थे। दूसरी तरफ हम केंडो और तेत्सु को देखते हैं। मेंडले ने टेलीपैथी में पॉइजन गैस के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी ये गैस चारों तरफ नहीं फैली है और जहाँ से हम आए हैं ये उस तरफ ज्यादा घनी है, यानी ये किसी का क्वर्क है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें इसके सेंटर में जाना होगा, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे गैस घनी होगी उनका मास काम करना बंद कर देगा। वहीं उनकी मूवमेंट्स को गैस वाला बंदा फील कर पा रहा था। जैसे ही तेत्सु उसके ऊपर अटैक करने जाता है, वो एक गोली मार
मारकर उसके मास्क को तोड़ देता है। क्या लगता है तुम्हारी हार्डनिंग पहले रुकेगी या तुम्हारी सांसें? तभी केंडो उसके ऊपर हमला करने जाती है और जब मस्टर्ड उसे शूट करता है तेत्सु बीच में आ जाता है, पर अब उसकी हार्डनिंग कमजोर हो गई थी। मस्टर्ड अपने चारों तरफ गैस को और भी घना कर देता है तो केंडो अपने हाथों को बड़ा करके गैस को गोल गोल घुमाने लगती है और मौका देखते ही तेत्सु जाकर उसे पंच करता है और मस्टर्ड के हारते ही वहां से गैस पूरी तरह से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ डेकू शोजी और टोकोयामी से मिलता है जिसकी शैडो एक विलन से लड़ने के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है और वो बिना सोचे समझे हर चीज पर हमला कर रहा है। यहाँ से दूर चले जाओ। हमें पता चलता है कि उनके ऊपर भी मूनफिश ने हमला किया था जिसे ब्लॉक करने के चक्कर में शोजी का एक डुप्लीकेट आर्म कट गया, पर इसकी वजह से टोकोयामी अपने क्वर्क पे से कंट्रोल खो बैठा है। तभी डेकू के दिमाग की बत्ती जलती है। वो शोजी से कहता है कि वो अपने आर्म्स की कॉपी बनाकर उसका ध्यान खींचता हुआ आगे बढ़ता रहे और जब वो बाकुगो तक पहुंच जाएंगे वो अपने एक्सप्लोजन से इसे कंट्रोल कर सकता है। वो दोनों भागते भागते बाकुगो और टोजो तक पहुंच जाते हैं। प्लीज कोई फायर का यूज करो, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। टोजो फायर का यूज करने ही वाला था तभी बाकुगो उसे रोक देता है क्योंकि शैडो अभी मूनफिश से लड़ रहा था। वो उसके अटैक को रोककर उठाकर पेड़ पे दे मारता है। अभी मेरा मजा खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करता टोडो और बाकुगो उजाला करके उसे कंट्रोल में ले आते हैं, जिसके बाद डेकू उन्हें फिर से याद दिलाता है कि उन विलन्स का टारगेट बाकुगो है तो उन्हें सेफली उन्हें कैंप में वापस ले जाना होगा। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर बाकुगो के आगे पीछे शील्ड बनाकर चलने लगते हैं। दूसरी तरफ ओचाको और सू टोगा से लड़ रहे थे। टोगा ओचाको के ऊपर हमला करती है पर सू अपनी जीप से उसे बचा लेती है और उसे दूर फेंकते हुए कहती है कि वो कैंप की तरफ वापस जाए, लेकिन जब उसका ध्यान बटा हुआ था टोगा उसकी जीप पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करके उसे पेड़ पर टांग देती है। तुम्हारा खून बह रहा है मेरी प्यारी दोस्त। लेकिन तभी वहाँ पर ओचाको वापस आ जाती है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है। तुम्हारी और मेरी खुशबू बिल्कुल एक ही जैसी है, हम दोनों प्यार में जो हैं। अभी वो एक सिरिंज का यूज करके उसके खून को बाहर निकालने लगती है, पर उसी वक्त वहाँ पर डेकू का ग्रुप आ जाता है जिन्हें देखकर टोगा वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर डेकू पर जाती है जिसे देखकर वो शर्मा जाती है। बाकुगो कहाँ है? बाकुगो हमारे साथ ही है, हम सेफली उसे लेकर आए। लेकिन जब वो पीछे देखता है वहाँ ना बाकुगो था ना ही टोकोयामी। तभी वहाँ पर मिस्टर कंप्रेस नाम का विलन आ जाता है जिसने उन दोनों को ही पकड़ लिया था। शोटो अपनी आइस पावर से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो आसानी से उसके हमलों को डॉज करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक विलन मोमो और एक क्लास बी के स्टूडेंट पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो जो यहाँ लेने आए थे उन्हें मिल गया है। जिसके बाद वो एक ट्रांसमीटर बनाती है और स्टूडेंट को दे देती है जो कि उसे उस विलन के ऊपर चिपका देता है। दूसरी तरफ मैडले और टाइगर ने उन दोनों विलन्स को पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर कुरुगिरी आने लगता है। वहीं बाकी के स्टूडेंट्स के पास दाबी का एक और क्लोन पहुंच जाता है, पर व्लाद उसके ऊपर हमला करके उसे अपनी पावर से दीवार में चिपका देता है। सारा का सारा हीरो सिस्टम सिर्फ ऑल माइट और यूए पर टिका हुआ है। और सोचो अगर लोगों को पता चला कि ये दोनों मिलकर भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं बचा पाए तो सोसाइटी का क्या होगा। तभी वहाँ पर आइसावा आ जाता है और उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो कोटा को वहीं पर छोड़ देता है और बाकियों की मदद करने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डेकू और बाकी सभी लोग अभी तक कंप्रेस के पीछे ही भाग रहे थे। तभी डेकू के दिमाग में एक आइडिया आता है और चाको अपनी पावर से सभी को वेटलेस बना देती है और सू उन्हें अपनी जीप में लपेटकर सीधा कंप्रेस की तरफ फेंक देती है। और क्योंकि कंप्रेस ने ऐसा कुछ होगा सोचा भी नहीं था, वो उनके अटैक से नहीं बच पाता और वो सभी लोग मिलकर उसे जमीन पर पटक देते हैं। पर वहाँ पर पहले से ही कुछ विलन्स मौजूद थे जो उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। डाबी अपने फायर का यूज करके उन्हें कंप्रेस से दूर कर देता है और टोगा अपने नए प्यार डेकू के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे वो इतना प्यार करती है कि वो उसे खत्म करना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर शोजी आ जाता है और डेकू को बचा लेता है। दूसरी तरफ शोटो ट्वाइस से लड़ रहा था। इसी दौरान शोजी उन सभी को बताता है कि उसने बाकुगो और टोकोयामी को ले लिया है और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। वो वहाँ से भागने लगते हैं। डाबी उनके ऊपर हमला करने जाता है पर कंप्रेस उसे रोक देता है क्योंकि वहाँ पर कुरुगिरी आ चुका था। तो सारे विलन्स एक एक करके उसके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तभी कंप्रेस उन्हें दिखाता है कि उनके पास जो बॉल्स है वो नकली है। वो पोर्टल के अंदर जाने ही वाला था तभी वहाँ पर आयोमा पहुंच जाता है जो झाड़ियों के पीछे छुपकर उसके मुंह पर अपने लेजर से अटैक करता है, जिससे वो दोनों बॉल्स नीचे गिर जाती हैं। उनमें से एक बॉल को शोजी पकड़ने में कामयाब होता है और बाकुगो को शोटो पकड़ने जाता है, लेकिन उससे पहले डाबी का हाथ उस तक पहुंच जाता है। इस तरह से वो टोकोयामी को बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन बाकुगो अभी भी उन्हीं के पास था और वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस और फायर फाइटर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। विलेन के गैस की वजह से 40 में से 15 स्टूडेंट बेहोश थे और उनकी हालत सीरियस है। 11 स्टूडेंट्स इंजर्ड हैं और 13 पूरी तरह से सही सलामत हैं और एक मिसिंग है, जहाँ पर उन्होंने कई सारे विलेन्स को भी पकड़ा है। इस इंसिडेंट के बाद डेकू को हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन 100-200 की तादाद में रिपोर्टर्स यूए पहुंचते हैं। वहीं अंदर प्रिंसिपल और सभी टीचर्स की मीटिंग चल रही है, जहाँ सारी चीजें डिस्कस करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने सारे
सारे एफर्ट स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने में लगाएंगे। इसके बाद सुकाची आइजावा को कॉल करता है और उसे बताता है कि उन्होंने आइजावा और व्लाड से सारे सवाल जवाब कर लिए हैं और शायद उन्हें बाकुगो की लोकेशन भी पता लग गई है। सांसा जब सारे शहर में पूछताछ कर रहा था, एक सिविलियन ने किसी कमरे में किसी डरे हुए आदमी को देखा था। जब उन्होंने उस हाउस के ओनर को कांटेक्ट किया, उन्हें पता लगा कि वहाँ बार है, जिसके बाद सुकाची ऑल माइट को इस मिशन पर साथ चलने के लिए कहता है, जिसके लिए ऑब्वियसली ऑल माइट मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेकू अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जहाँ उससे मिलने के लिए उसके क्लास के सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को छोड़कर, जिनमें से एक बाकुगो भी है। ये सुन के डेकू रोने लगता है क्योंकि वो चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया। तुम उसे अभी भी बचा सकते हो। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब किरिशिमा और टोडोरोकी कल उससे मिलने आए थे, जब उन्होंने ऑल माइट और सुकाची को मोमो से बात करते हुए देखा था, जहां मोमो उन दोनों को ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बता रही थी जो उसने क्लास बी के स्टूडेंट की मदद से नोमो पर लगा दिया था। तो वो दोनों जाकर मोमो से कहते हैं कि वो उनके लिए स्पेशली इंस्ट्रूमेंट बना दे जिससे वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बिना परमिशन के चीजों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, बेहतर होगा कि हम इसे प्रोस पर छोड़ दें, वो जरूर इसे हैंडल कर लेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स भी उसकी बात से अग्री करते हैं। कुछ समय बाद डेकू फिर से एग्जामिनेशन के लिए जाता है, जहां रिकवरी गर्ल उसके हाथ को ठीक कर देती है, पर इतनी ज्यादा इंजरीज की वजह से वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। अगर तुम्हारी इंजरीज ऐसी ही होती रही तो तुम्हारे हाथ परमानेंटली काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर उसे एक लेटर देता है जो कि कोटा की तरफ था, जिसमें उसने अपनी जान बचाने के लिए डेकू का शुक्रिया अदा किया है। शाम को डेकू को उसकी मॉम कॉल करती है। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। जब से तुम स्कूल गए हो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। तुम स्कूल से बाहर निकल जाओ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सब कुछ ऑल माइट की वजह से है। मैं बीच में सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद रात को मोमो और डेकू को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब वो बाहर जाते हैं, किरिशिमा और शोटो उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे, पर इससे पहले कि वो कुछ बात करते, वहाँ पर ईडा भी आ जाता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अभी वो जो कुछ भी करेंगे उसका असर यूए पर पड़ने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसके दोस्तों की बेहालत उसके भाई जैसी हो जाए। हम उनसे डायरेक्टली नहीं लड़ने जा रहे, हमारा काम बस चुपके से जाकर बाकुगो को बाहर निकालना है। ये सुन के ईडा कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा, जिसके बाद वो ट्रेन पर बैठकर उस सिटी के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुकाची ने इस मिशन के लिए कई सारे हीरोज को इकट्ठा किया है। इसी दौरान टीवी में न्यूज चलने लगती है कि यूए का एक स्टूडेंट लीग ऑफ विलेंस के द्वारा किडनैप कर लिया गया है। इतनी पब्लिसिटी मिलता हुआ देखकर शिगराकी बड़ा खुश हो जाता है और वो बाकुगो से कहता है कि उसे भी लीग ऑफ विलेंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारे जैसी सड़ी हुई चीजों को ज्वाइन नहीं करने वाला। दूसरी तरफ डेकू और उसके सारे पंटरों ने अपने हुलिया को चेंज कर लिया था। वो मॉल से बाहर निकल ही रहे थे, तभी वो टीवी पर यूए के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, जहां हेडमास्टर्स और काफी सारे टीचर्स सभी लोगों से माफी मांग रहे थे। इसके बाद सारे रिपोर्टर्स उनसे अलग अलग सवाल पूछने लगे, जो सवाल कम और आरोप ज्यादा थे। इसकी वजह से वहाँ के आसपास के सभी लोग सारी गलती यूए और वहाँ की टीचर्स की ठहराने लगे। वहीं शिगराकी ये सब देखकर खुश था कि सोसाइटी का भरोसा हीरोज से कम होने लगा है। दूसरी तरफ हम सारे हीरोज और पुलिस को देखते हैं, जो कि उस बिल्डिंग के सामने ही खड़े हैं और अटैक करने के लिए तैयार हैं। वहीं उस बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड डेकू और बाकी सब लोग हैं, जिन्हें पीछे जाने पर एक बड़ी सी खिड़की दिखती है। नाइट विजन गॉगल्स का यूज करके किरिशिमा जब अंदर देखता है वो डर जाता है, क्योंकि वहाँ काफी सारे नोमोस थे। दूसरी तरफ शिगराकी और बाकी सारे विलेंस बाकुगो को विलेंस की साइड ज्वाइन करने को कन्विंस कर रहे थे। वो कहते हैं कि हीरोज दोगले लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे और फेम के पीछे भागते हैं। उनका मकसद लोगों की जान बचाना बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद शिगराकी कहता है कि वो बाकुगो को पूरी तरह से खोल दें, लेकिन जैसे ही बाकुगो आजाद होता है वो एकदम से शिगराकी के ऊपर हमला कर देता है। मेरा सपना कुछ नौसिखिया बनने का नहीं, नंबर 1 हीरो बनना है। वही पास्ट के सीन में हमें पता चलता है कि वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रिंसिपल की चाल थी, ताकि वो विलेंस का ध्यान उसकी तरफ खींच सके, और जब उनका ऑपरेशन शुरू होगा वो सब लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहाँ पर सबसे पहले ऑल माइट आकर दीवार को तोड़ देता है, जिसके बाद बाकी के हीरोज भी अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले काम हुई अपनी जड़ों से सभी विलेंस को पकड़ लेता है, और जब डाबी फायर का यूज करना चाहता है ग्रैन उसे खींचकर लात मारता है। ये सब देखकर सारे विलेंस कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अभी तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो यहाँ कैसे पहुंच गए। जिसके बाद शिगराकी कुरुगिरी से कहता है कि वो सारे नोमोस को यहाँ पर टेलीपोर्ट करे, लेकिन तभी हेडशॉट कुरुगिरी के शरीर के आर पार हो जाता है और उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरोज ने पहले ही नोमो की जगह पर भी अटैक कर दिया था और उन्होंने सारे नोमोस को कब्जे में कर लिया है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब बचपन में शिगराकी अकेला सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी हीरो उसकी मदद करने नहीं आया। उस समय उसकी मदद ऑल फॉर वन ने की थी। बेटा बाकुगो, तुम डर गए थे ना, अब फिक्र मत करो। डर? और मैं जरा भी नहीं डरा था। तभी वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं, जिनके अंदर से नोमोस बाहर आ रहे थे। इसके साथ साथ उस पोर्टल के अंदर बाकुगो और सारे विलेंस भी जाने लगते हैं। ऑल माइट बाकुगो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाता और लीग ऑफ विलेंस भी उनसे बच चुका था। वहीं एंडेवर की टीम के पास भी कई सारे नोमोस आ गए हैं, जिनसे वो बड़ी मुश्किल से लड़ पा रहे हैं। इसके बाद हम 2 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ माउंट लेडी और बाकी
के हीरोज ने सभी नोमोस को पकड़ लिया था और वहाँ से उन्हें रैग डॉल भी मिली है, पर उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। तभी वहाँ पर ऑल फॉर वन पहुंच जाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि सारे हीरोज जमीन पर पड़े हुए थे। जैसा कि नंबर 4 हीरो से एक्सपेक्ट किया था, तुमने कुछ सेकंड के अंदर ही सभी को पीछे भी कर दिया और उन्हें फटने